ठीक है, तो जो भी एग्रीड है वो लिख दीजिए। और क्लास रेगुलर रहें अब, क्योंकि रिवीजन चलेगा ना कि शीट डिस्कशन। और रिवाइज अगर मैं आपको कराऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर आपको फिर शीट हो चाहे बुक हो चाहे किसी भी चीज को करना हो तो बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं। जो भी सहमत हैं वो बोलिए कि हाँ सर ये तरीका सही है और हम रेगुलर क्लास करेंगे। अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए जो रेगुलर क्लास करना चाहते हैं या जिनको लगता है कि नहीं सर इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, हाँ गुलाब जामुन स्टोरी केमिकल बॉन्डिंग में आएगी, वो बॉन्डिंग का था ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पूरा रिवीजन, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएं और फिर उसके बाद जितने अपने पास लॉकडाउन का टाइम बचता रहेगा या आपकी जेई तक बचता रहेगा वहां तक आपकी क्लासेस को हम रन करते रहेंगे। ठीक है, फैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं फैन ऑन करूंगा तो फिर आपकी वॉइस क्लियरिटी नहीं आएगी और वॉइस क्लियरिटी नहीं आएगी तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत होगी। एसी ऊपर लगा हुआ है, मैं एसी भी ऑन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने एसी ऑन किया तो भी आपको वॉइस प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको पढ़ाई के दौरान कोई प्रॉब्लम आए। इसका क्या है, ये तो बह जाएगा अभी। ठीक है, जय जय नागवानी, थैंक यू, आपने इस बात का ध्यान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरू करें। यस, एस ब्लॉक बी। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक, ठीक। तो पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम आते हैं। कौन कौन आते हैं जल्दी बताओ। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। जनरली बोरोन जो होता है वो नॉन मेटल माना जाता है, ये आपके मेटल होते हैं और ये आपके टिपिकल मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर, एक्सक्लूसिवली मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है बहुत हाई मेटेलिक कैरेक्टर होना। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी होगी। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करते हैं तो NH2NP1। ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सबका। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई के दौरान आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, आपको अगर दोबारा देखना है तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो जो भी चीज आपको लगे कि दोबारा देखने पे जरूरी है तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी बोरोन फैमिली है। तो पहला सवाल फैमिली से आता है कि ये कौन से ब्लॉक से है, तो आप देखेंगे कि ये थर्ड ए का है। यह एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी जाके देखेंगे, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा आज तक, तो आप जब पी ब्लॉक के अंदर आप पी ब्लॉक की बात करेंगे और आप एनसीईआरटी जाकर देखेंगे पीरियोडिक टेबल की, और वहां जब एनसीईआरटी आप देखेंगे तो आपको एक डाउट आएगा और वो डाउट आएगा कि यहाँ पर थर्ड बी लिखा होगा और जो स्कैंडियम होता है वहां हम लिखते थे थर्ड बी, वहां लिखा होगा थर्ड ए। ठीक है, आप जाके आज देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आपने चाहे 11th पढ़ा चाहे 12th पढ़ा शायद आपने कभी नोट ही नहीं किया हो, इस बात को ध्यान नहीं दिया हो। तो एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे उसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में 11th क्लास, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर थर्ड भी लिखा है लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं किया और हमें पढ़ाया जाता है थर्ड है और हमारा आंसर भी थर्ड ऐसे आते हैं। तो ऐसा एनसीईआरटी ने क्या गलती किया, क्या गलत किया या नहीं, ये हम गलत पढ़ रहे हैं, इस बात का आंसर मैं देता हूँ कि जब स्टार्टिंग में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात हुई, पीरियोडिक टेबल आई, पीरियोडिक टेबल के साथ जो एलिमेंट्स थे उनको टेबल में रखा गया, तब उस समय दो तरह के प्रोसेस थे, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन। एक टेबल अमेरिकन थी, एक टेबल यूरोपियन थी। तो यूरोपियन जो कन्वेंशन था उसमें इसको रखा गया था थर्ड ए में और इसको रखा गया था थर्ड बी में, लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अमेरिकन। तो हम अब ये वाला पढ़ते हैं जिसमें ये थर्ड बी है। अब समझ रहे बात को।
और ये आपका थर्ड ए है। तो अब अगर आप कहीं पर भी किसी भी लिटरेचर में, चाहे एनसीईआरटी में, चाहे कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन आए, तो मैंने आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ थर्ड ए होगा। कईयों को तो डाउट ही नहीं आया था, वो भी अच्छी बात। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसे 13th ग्रुप कहा जाता है। तो ये बात हमें पता हो गई। चलिए क्या क्या याद हुआ? बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल है, मेटल है, ये एक्सक्लूसिव मेटेलिक कैरेक्टर्स है। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। जब हम आगे की बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा ही था, NH2NP1 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी +3। इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3। ठीक है, +3। लेकिन अगर हम थेलियम की बात करें तो थेलियम की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 और +3, लेकिन जो है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +1। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में इनर्ट पेयर इफेक्ट एक टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो बोरोन सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली +3। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि क्या बोरोन यूनिवैलेंट मॉलिक्यूल बनाता है क्या, या मोनोवैलेंट कंपाउंड मिलेगा क्या? मोनोवैलेंट, यूनिवैलेंट का मतलब एक वैलेंसी वाला, एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिलेगा, तो आंसर है नो, वो +1 शो नहीं करता। ये +1 और +3 शो करते हैं, +1 +3 शो करते हैं, +1 +3 शो करते हैं, +1 +3 शो करते हैं, और सभी में +3, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो सभी में ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप नीचे आने पर थेलियम की +1 ज्यादा स्टेबल होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल है कि थेलियम +3, आंसर देंगे ये, और ड्यू टू नाम देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात समझ में आएगी। और जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता उसे वेट करना पड़ेगा, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में जब रिवीजन आएगा तब मैं आपको करवाऊंगा। अभी हम प्योर पी ब्लॉक पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, बताइए, और अगर नहीं तो आगे चलें। यस, द एक्सट्रीम शॉट, थोड़ा सहलो सर, यही आईटी। बिल्कुल बेटा, आपके लिए सब तैयार है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि अगर हम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो थोड़ा आप भी सेक्रीफाइस करिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए, ताकि जब जेई में सेलेक्ट हो तो एक दिन ऐसे ही कमेंट आप कर रहे हो कि सर आपने वो क्लास ली थी, आज मैं I10 बन गया, देखिए। ठीक है, तो आपको भी उसी तरह से मेहनत करनी है जिस तरह से आपके टीचर्स कर रहे हैं। ये आदिश त्यागी इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बोला आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। सर एल्यूमिनियम +1 कौन सा कंपाउंड है? बेटा आएगा भी धीरे धीरे, लेकिन वो कंपाउंड उसका अनस्टेबल होता है। ठीक है, +3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये मैं आगे धीरे धीरे पी ब्लॉक जब आएगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, पार्थ सेठिया। चलिए, अब आपने जल्दी जल्दी लिखा, ये भी आएगा। आप इतना हाइपर नहीं होते हैं, अभी हम जब पढ़ रहे हैं कि सिर्फ ये है, कंपाउंड के बारे में थोड़ी ना बताया है। आप हाइपर ना हो, एक्साइटेड ना हो, रिलैक्स, कूल, चिल मार के बैठो भाई, चिलम नहीं, चिल मार के बैठो, चिलम नहीं, अरे चिलम नहीं मारना, चिल मारना है, चिल। ठीक है, चलो। और हाँ, ये मेरी क्लास में मजाक करने की आदत है, तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट इसे व्यक्तिगत ना लें। ठीक है, इस क्लास में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप से अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बुरा लगता है तो उसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, चैनल उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप किसी भी बात का बुरा ना माने। ये क्लास का एक माहौल होता है, क्लास के अंदर पढ़ाने का एक स्टाइल होता है। करीब करीब पढ़ाते हुए आज 18 साल हो गए हैं, तो 18वां साल अभी नया सेशन चालू हुआ है, तो करीब 18 या 19वां साल अभी मुझे स्टार्ट हुआ है इस सेशन का।
तो अगर आप चाहेंगे भी कि मैं अपनी थोड़ी सी आदत चेंज कर लूँ, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं रूटीन में पढ़ाना आऊँगा तो वो चीज़ें मेरे मुंह से निकलेंगी। तो प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे बुरा ना माने, किसी भी तरह से आप उसको पर्सनल ना लें, कोई भी व्यक्तिगत किसी भी चीज़ को ना लें, क्योंकि ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। ठीक है, आपकी क्लास इंटरेक्टिव रहे, आप अट्रैक्ट करें, इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से आप जुड़ के रहें। बस क्लास का यही एक माहौल है ताकि आप आईटी में सेलेक्ट हो जाए। ठीक है ना? तो प्लीज़ क्लास में किसी भी तरह की कोई भी बात मैं बोलूँ उसे बुरा नहीं मानना, मैं उसके लिए पहले ही आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे मेरा एक और डायलॉग है, मान भी लोगे तो क्या करोगे। वेरी गुड, लिखा है आपने। चलिए, तो मेरा सवाल था यहाँ पर कि ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसको भी डाउट था वो हम आगे पढ़ेंगे, आएगा। तो पहला आपने क्या सीखा, ठीक है। अब दूसरा इसमें आता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक रेडियाई। तो अगर हम रेडियाई की बात करें तो हमें पता है कि नीचे आने पर साइज बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ रहा है। ये आप देखिए, इसका शेल, ये शेल और बढ़ गया, ये शेल और बढ़ गया, ये शेल और बढ़ गया, ये शेल बढ़ गया। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कौन से शेल का है, सेकंड। ये कौन से होगा, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आप देख सकते हो कि अगर हम जनरली देखें तो ये, अगर मैं इसको मानूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे बड़ा साइज इसका होना चाहिए। तो अगर आप नीचे आ रहे हैं और नीचे आने पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑर्डर को चेक करें तो बोरॉन का साइज छोटा होता है, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थीलियम। यानी कि यहाँ पर वेरिएशन आता है। इसकी जो रेडियाई होती है वो 135 पिकोमीटर है और इसकी जो रेडियाई है वो 143 पिकोमीटर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई एडवांस में आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये जेई एडवांस में आ चुका है, देखिए आप यहाँ चेंज हुआ है, आपको आना चाहिए था बोरोन के बाद क्या, एल्यूमिनियम, आया कौन, गैलियम। अब सवाल ये आता है कि ये वेरिएशन क्यों आया। ठीक है, ये वेरिएशन क्यों आया, ये वैसे मैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ाता हूं, एक बार और हम रिवाइज करेंगे जब पीरियोडिक टेबल में तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दिखाई दिया, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशंस की, तो जरा कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं, देखिए। और जब इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं शेल वाइज लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आप देखिए यहां पर जब आपने नोटिस किया तो यहां पर एक एक्स्ट्रा शेल आ रहा है, ये 3D, जबकि यहां पर आप देखिए कि कहीं पर भी 3D नहीं आ रहा है। यानी अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस ये रहा, 3s और 3p रहेगा। लेकिन जब मैं गैलियम की बात करता हूं तो ये न्यूक्लियस है, ये 3s, 3p, 3d और फिर 4s 4p आएंगे, आउटर शेल आएगा, ये आउटर शेल है। अब यहां पर जब देखें दोनों में कंपेयर करें तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन बड़े हैं तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। 10, देखिए आप यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं तो 10 प्रोटॉन भी बढ़ते हैं न्यूक्लियस में। 10 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेंगे। आप सबको पता है कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गया, अगर आप सबको पता है कि न्यूक्लियस में, बोलो जल्दी, प्रोटॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन बढ़ते ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहां पर 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आए हैं, 10 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन बढ़ेगा
और शील्डिंग पावर एक वर्ड होता है जो अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर क्या होती है जरा समझना। जैसे मैं हूं, मैं अगर इस मार्कर को अपनी ओर खींचने जाऊं तो आसानी से खींचूंगा, लेकिन अगर इस मार्कर और मेरे बीच में ये आ जाए, ये एक और शेल है, ये मार्कर आउटर शेल है, ये अंदर का शेल है, और मैं न्यूक्लियस हूं, और मैं इसको खींचना चाहता हूं, तो बीच में अगर ये आया और इस शेल की या इस ऑर्बिटल की मुझे रोकने की जो पावर होती है, उस पावर का नाम होता है शील्डिंग पावर। अगर ये शील्डिंग पावर बढ़ गई तो फिर मैं इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर होता है वो एस सबसे ज्यादा करता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। यानी जो डी ऑर्बिटल यहाँ दिख रहा है, ये इस न्यूक्लियर चार्ज और उसको शील्ड करने की जो पावर है वो बहुत कम रखता है। क्यों रखता है ये मैं आगे बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में। तो यहां से अट्रैक्शन सीधा यहां पहुंच जाएगा, ये यहां से अट्रैक्शन सीधा यहां पहुंच गया आउटर शेल पे। डी की शील्डिंग पावर यानी न्यूक्लियस चार्ज को रोकने की जो पावर वो कम है, वो रोक नहीं पाएगा। वो अगर रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा, इसको अपनी ओर खींचने लगेगा आउटर शेल को, और आउटर शेल खींच करके क्या हो जाएगा, पास आने लगेगा न्यूक्लियस के। अगर वो पास आ गया तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। अगर वो पास आ गया तो साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से इसका साइज छोटा हो गया, 135 पिकोमीटर, 143। अब फटाफट से इसको एक बार अपने आप समझ लो, जो भी डाउट आए वो पूछे, लेकिन डाउट इसी के अंदर के होने चाहिए। अगर डाउट आगे के चैप्टर से रिलेटेड हो रहा होगा, अगले टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो मैं यहाँ पर उसकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो वहीं पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए, अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे पढ़ें। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात होती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तरुण शर्मा, हाँ महिमा दास, जब तक अभी लॉकडाउन है रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है, और उसके बाद का अपडेट आपको बाद में देंगे। विक्रांत, लेंथेनाइट्स हम बाद में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जेड इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप नेक्स्ट चैप्टर्स के नाम मत लिखें। नेक्स्ट चैप्टर के नाम लिखोगे, नेक्स्ट टॉपिक के नाम लिखोगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, समझ रहे हैं? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी जो आपका है उससे रिलेवेंट आप पूछें, ठीक है। सोनाक्षी साहब, वेरी गुड, नो डाउट गुरुजी, धन्यवाद। हाँ रेहान अली, आई हैव अ डाउट, आगे बढ़े। 3p भी तो शील्ड कर रहा है, 3p की शील्डिंग पावर इन दोनों में इक्वल है। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 6 थे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 थे, यहाँ जितना अट्रैक्ट कर रहा होगा उतना यहाँ भी कर रहा होगा, तो जो इफेक्ट आएगा वो इसकी वजह से आएगा। इन दोनों का इफेक्ट तो इक्वल है, इसकी वजह से साइज में वेरिएशन इन दोनों की वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डाउट था। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सभी का आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा, साइज के बारे में, किसके बारे में, साइज। अब अगला हेडिंग आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी देखिए क्या होनी चाहिए। हमें जनरली पता है कि डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। हमें जनरली क्या पता है कि डाउन द ग्रुप नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। तो इस हिसाब से मेरे पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए बोरोन की, और फिर नंबर आना चाहिए था किसका, इन दोनों में, बताइए। अगर मैं एल्यूमिनियम और गैलियम लिखूं तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा होना चाहिए थी, एल्यूमिनियम की, लेकिन ज्यादा किसकी है, गैलियम। इसी तरह से इंडियम और थेलियम की बात करें तो इंडियम और थेलियम के अंदर बात करते हैं तो इंडियम और थेलियम। अब देखें अगर इन दोनों में से किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, बोलिए, गैलियम। ठीक है, इंडियम और थेलियम में किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, थेलियम या इंडियम, बताइए, इंडियम की, लेकिन है किसकी, थेलियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएशन आया वो वेरिएशन क्या आया,
कि एक तो एल्यूमिनियम और गैलियम में वेरिएशन आ गया और एक इंडियम और थेलियम में वेरिएशन आ गया। तो आयनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एडवांस में आते हैं, इनको अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा मत सोचो कि अरे ये तो हमें पता, नहीं नहीं नहीं, इनको समझो पहले अच्छे से। जे एडवांस में सवाल इसी तरह के आएंगे, जेई मेंस में भी। देखो इधर, तो अगर मैं इसको ओवरऑल एक ऑर्डर बनाऊं तो सबसे पहले आएगा बोरोन, फिर आएगा थेलियम, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम और फिर आएगा इंडियम। ये इसका ओरिजिनल ऑर्डर है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इससे ये ज्यादा क्यों हुआ और इससे ये ज्यादा क्यों हुआ, लेकिन कौन सबसे ज्यादा हुआ ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आता है उससे फिर ऑर्डर डिसाइड होता है। एक्सपेरिमेंटल जो डेटा आएगा उससे ये ऑर्डर डिसाइड होगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उससे हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने नहीं बनाया, ऑर्डर तो डेटा से बना है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं अपन कि क्या हुआ। अभी अभी राइट नाउ आपने जो पढ़ा था उसमें ये आया था कि 3s और 3p थे, यहाँ 3s था, 3p था और 3d था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस d की वजह से ये बताया था कि आउटर शेल पर जो है वो बहुत ज्यादा, याद है 4s4p, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा था। ये जो आउटर शेल है देखिए, आप थोड़ा सा फील लीजिए कि ये गैलियम था, 3s था, 3p था, 3d था और ये आउटर शेल था। यहां से जो अट्रैक्शन था वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा लग रहा था। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या होती है जल्दी बताओ। किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे एनर्जी कहते हैं जनरली, वो भी गैसियस स्टेट में। टेक्निकली थोड़ा सा हम पीरियडिक में पढ़ेंगे सारी। यहाँ पर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी कहलाएगी। लेकिन यहाँ से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस पर बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर उसका अट्रैक्शन इस पर बहुत ज़्यादा लगेगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है न्यूक्लियस ने। ये न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है तो इसको निकालने में मुश्किल आती है। इसलिए एल्यूमिनियम और गैलियम में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है? गैलियम की। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो तो फटाफट। रीजन डी की वजह से न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन आए, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा हो गई। किससे? एल्यूमिनियम से। ठीक है, अभी हम ये पढ़ना बाकी है ये वाला। ठीक, हाँ रुचिराम, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बहुत बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आदिश त्यागी जी, सर सारे चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यस सर, बिना कॉन्सेप्ट के आपको चैप्टर में पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ये सब आएगा अभी, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह सब हम कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पीरियडिक आएगा। ठीक है, अभी ये कोई डाउट हो तो बोलिए। ऋत्विक आचार्य, AIR 223, वेरी गुड। माय क्वारंटाइन जस्ट गॉट बेटर, मिस यू। तुम्हारा भी दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। 223 रैंक आने के बाद क्यों पढ़ रहे हो भाई इसको? हैं? एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिम में जाके? चलिए आगे बढ़े। आज आप कहां तक कवर करने वाले हैं? तो मैं 13 ग्रुप तक कोशिश करूंगा पूरा ले जाने की। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं
इंडियम और थेलियम। तो अगर मैं थेलियम की बात करता हूँ और इंडियम की, तो थेलियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो थेलियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ज़ीनोन 4f14 5d10 6s2 6p1 ये आता है। आप देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये आपका 4f आ गया, ये आपका 5d आ गया, 6s 6p यानी कि आउटर शेल। अब आपको पता है कि 14f में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 14 प्रोटॉन यहाँ बढ़ेंगे। 14 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। 14 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और अभी मैंने शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताया था s p d और f। s p d f में से कौन सबसे ज़्यादा होता है बताइए? s की रोकने की पावर ज़्यादा, f की सबसे कम होती है शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर का मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने की पावर f की सबसे कम। और f ने 14 प्रोटॉन बढ़ा दिए तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है और ये सेकंड नंबर पर आ जाता है। ठीक है, इसका बोलने का तरीका होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ, क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि थीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है इंडियम से और ऑप्शन में लिखा जाए रीजन क्या है इसका, तो ऑप्शन आपको टिक करना है सीधा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा जरा देखिए। पहला हमने पढ़ा कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनकी स्टेट क्या होती है, यानी किस तरह से रहते हैं, ये मेटल है नॉन मेटल है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हुई। एटम में इनकी जो रेडियाई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की और अभी मैंने इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताई है। अब अगर हम बात करें कि बोरोन कैसे मिलता है, तो आपको बता दें कि जो बोरोन होता है वो B2 की फॉर्म में कभी भी सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, बस B2 वेपर में पाया जाता है। ठीक है, और वो भी पाया जाता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ये हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर? मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा था कि बोरोन इस फॉर्म में सिर्फ वेपर में मिलता है, सॉलिड में नहीं। सॉलिड में वो B12 आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बताओ? B12 आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। बोरोन की कई एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं और उन सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स का बेसिक बिल्डिंग यूनिट आइकोसाहेड्रल है। बोरोन एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। कैसा होता है? ब्लैक, काला। कैसा? काला। तो ये आपको इनके बारे में पता चला। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। प्रिपरेशन ऑफ बोरोन की जब बात होती है तो प्रिपरेशन ऑफ बोरोन जो है वो 3 तरह से किया जाता है। पहला फ्रॉम बोरेक्स, सेकंड कॉलमनाइट से और थर्ड जो होता है वो बोरिक एसिड से। अभी आपको 2 मिनट में सारा बोरोन का प्रिपरेशन याद हो जाएगा अगर आप फोकस्ड होकर बैठे हैं, जागते हुए बैठे हैं। एक तो ये जो लेट के देख रहे हैं ना, प्लीज खड़े हो जाओ, सीधा बैठो चेयर के ऊपर जा करके, ऐसे बैठो जैसे क्लास में बैठते थे। ये तुम्हारे लिए कोई म्यूजिक थोड़ी चला रखा है जो गानों में ईयरफोन लगा के सो गए आराम से और लेटे लेटे देख रहे हैं। सीधे बैठो,
अरे अभी भी नहीं हुए? कैसे हो तुम लोग यार, सीधे बैठो। चल वेरी गुड। अब हम टास्क लेते हैं और इस टास्क को देखें कौन कंप्लीट करता है। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन बोलूंगा। आप में से वो चैलेंज लोग जो 5 मिनट बाद 2 मिनट का मैं पोज दूंगा आपको याद करने के लिए, कौन सा बच्चा है जो याद करके बताता है? कमेंट बॉक्स में लिखना देखे सर मेरे को याद हो गया 5 मिनट में। चैलेंज है ये, आपको आईटी देनी है और आपको ऐसा चैलेंज लेना है कि प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन में खत्म करो सर, पक्का। ठीक है, पहला बोरेक्स से कर सकते हैं, कॉलमनाइट से कर सकते हैं और बोरिक एसिड से कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी भी मेथड से बोरोन बनाओ तो आप सीधा सीधा B2O3 बना लो, कैसे भी करके B2O3 की प्रिपरेशन ले आओ। समझ रहे हो आप? यानी कि आपसे कहा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ B2O3 कर लो और उस फिर B2O3 का क्या करवा दो, रिडक्शन। ये स्टेप्स होती है बोरोन की। अगर आपको बोरोन बनाना है तो आप कैसे भी करके क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड। जो मन में नहीं बोल पा रहे हैं ना उनकी भी आवाज मुझे आ रही है, तो कृपया करके थोड़ा कष्ट करें, बोलने की कोशिश करें, लगना चाहिए जिंदा हो। पता लगा साला ईयरफोन लगा के लुढ़क गए, घर वालों ने आके उठाया 1 घंटे बाद, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है और बच्चा मस्ती से सो रहा नहीं। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। ये नहीं चलेगा, एडवांस देना है क्योंकि कॉलेज में जाके भी तो सोना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कैसे भी करके B2O3 बनाते हैं। तो पहला स्टेप फ्रॉम बोरेक्स, चैलेंज याद रखना भाई, भूलना मत। सबसे पहले हम बोरेक्स की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर कराएं तो आप देख सकते हो कि क्या बनेगा, सोच के बताओ। H2B4O7। H2B4O7 जो है अगर आप पानी में डाल दें उसे तो वो तुरंत बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कि बोरेक्स आयन होता है, बोरेट आयन B4O7-2। बोरेट आयन में जब भी कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो तुरंत कौन सी गैस निकलती है, बोरिक एसिड की, व्हाइट फ्यूम्स। ये वही रिएक्शन है और ये मैंने उसका स्टेप बता दिया, इंटरमीडिएट स्टेप, ये बनता है। आप देखो फाइनली अगर आप देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और फाइनली आपका क्या बना, ये Na2B4O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। आप चाहो तो HCl भी ले सकते हो कंसंट्रेट। तो ये आपकी रिएक्शन हुई और रिएक्शन से बन गया बोरिक एसिड। क्लियर? बोरिक एसिड बनने के बाद इस बोरिक एसिड को हीट किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को जब हम 100 डिग्री पर अगर हीट करें तो बनता है मेटाबोरिक एसिड, और अगर इसको 140 पर हीट कर दें तो पायरोबोरिक एसिड, और अगर पायरोबोरिक एसिड को फिर हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तो बनता है आपका B2O3 प्लस H2O, और B2O3 को बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? B2O3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं पायरोबोरिक एसिड या टेट्राबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोबोरिक एसिड या टेट्राबोरिक एसिड और बोरिक एनहाइड्राइड। चलिए फिर हमने क्या किया, बोरेक्स लिया, कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, इंटरमीडिएट बना। अगर ये याद नहीं भी रखते तो भी कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट स्टेप याद रख लें। बोरेक्स लिया, कंसंट्रेट H2SO4 डाला, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट याद होना जरूरी, इंपॉर्टेंट होता है भैया। चलिए याद करते हैं। बोरिक एसिड 100 डिग्री क्या बना, मेटा, 140 तो पायरो या टेट्रा। तो अगर हम भूल जाएं तो याद रखना 4 को टेट्रा कहते हैं, की पॉइंट दे रहा हूं।
यहाँ पे भी टेट्रा आ रहा है 4। तो यानी 4 वाले में 4 वाला बना था, 4 वाले में 4 वाला बना था, यानी 140 में ही 4 वाला आया था। तो 100 वाले में कौन सा था? 1। 1 तो 1। क्लियर? तो की पॉइंट से याद रखेंगे कि हो सकता है आपका HbO2 और ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, तो बिल्कुल इजी है। पहले में 100 डिग्री था, 100 डिग्री में क्या बना? मेटा, यानी HbO2 1 वाला, और फिर 140 था, 4 आ रहा है, 4 वाले में कौन सा वाला? 4 वाला। ठीक है, तो 4 है तो 4 है, आंसर आ गया। की पॉइंट दे रहा हूं, 4 है तो 4 है, 4 से 4 मिलाओ, आंसर पाओ। क्लियर? और उसके बाद जब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो B2O3 बना। ठीक, यानी कि मैं डायरेक्ट क्या करूं, बोरेक्स लूं, H2SO4 डाल दूं, बोरिक एसिड बना, और डायरेक्ट बोरिक एसिड को हाई टेम्परेचर दूंगा तो B2O3 बनेगा। और अब इस B2O3 का रिडक्शन करूंगा, इस B2O3 का रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए मुझे कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो आप सबको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका सोडियम होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ये मैं मेटलर्जी में याद कराऊंगा। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनमें से कोई भी लिख दो तो वो रिड्यूस करके बोरोन बना देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? बोरोन। चलिए अब वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ। बोरोन कंसंट्रेट H2SO4 लिया, बोरेक्स में डाल दिया, बोरेक्स में डाल के सीधा क्या बना, जल्दी बताओ? बोरिक एसिड। वेरी गुड। बोरिक एसिड को हीट किया है हाई टेम्परेचर पे, जल्दी बोलो सब, क्या बना? B2O3। वेरी गुड। B2O3 का रिडक्शन कराया, ये सीरीज में मेटलर्जी में याद करा दूंगा। ली के काका ने मांगी अलमारी, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनमें से कोई भी डाल दिया और क्या बन गया? बोरोन। चलिए 2 मिनट आपके पास है, बोरोन की प्रिपरेशन आपको याद होनी चाहिए। 2 मिनट बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है? और कंफर्म जरूर करेंगे, और 2 मिनट बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। साकेत जोशी, यस। हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं, विपार सेठिया, ठीक है। जल्दी याद होगी तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आकाश कुमार, याद हो गई सर, कितनी देर तक रहेगी? भाई जीवन भर के लिए थोड़ी ना याद करना है, आज याद हो गई इसका मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाता है। तो भाई जिस दिन एग्जाम हो उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले पढ़ के चले जाना। एग्जाम ही तो देना, उसके बाद भूल जाना जिंदगी भर के लिए। IIT में पास करना है तुझे, यही IIT है। चले आगे बढ़े। वेरी गुड, याद हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आता है कॉलमनाइट से। इसका नाम होता है कॉलमनाइट, Ca2B6O11। क्या होता है कॉलमनाइट, बताओ? Ca2B6O11। दोबारा बताओ क्या होता है? Ca2B6O11। पहले तो फॉर्मूला याद करना। जब इसकी इससे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद आपके पास बनता है CaCO3, NaBO2 और Na2B4O7। तो CaCO3, NaBO2 और Na2B4O7, इसमें ये होता है प्रेसिपिटेट, और ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो आप इसको डिसॉल्व करेंगे नहीं करेंगे वाटर में? ये डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड।
जब आप फिल्टर कर लेंगे तो नो डाउट ये CaCO3 किस में आ जाएगा, रेजिड्यू में। CaCO3 किस में चला गया, रेजिड्यू। और यहां पर आपके पास क्या बचा, ये बचा फिल्ट्रेट में। अब फिल्ट्रेट जो सॉल्यूशन है उसे कंसंट्रेट करते हैं, क्या करते हैं, कंसंट्रेट एंड क्रिस्टलाइज। तो जब क्रिस्टलाइज करेंगे तो NaBO2 ये आ जाएगा आपका अभी भी फिल्ट्रेट में, और ये जो है वो क्रिस्टल बन के बाहर आएगा। यानी कि दोबारा से आराम से समझेंगे, कॉलमनाइट में क्या डाल दिया सबसे पहले, Na2CO3, Na2CO3 डालने के बाद आपके पास क्या बचा, CaCO3 प्लस NaBO2 प्लस Na2B4O7, ठीक है। ये होता है सोडियम मेटाबोरेट, ये होता है आपका सोडियम टेट्राबोरेट यानी बोरेक्स जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। इसको डालेंगे तो ये पानी में सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होगा तो अपन ने पानी में डाला, फिल्टर किया, रेजिड्यू आ गया, अलग हट गया। अब आप देखें ध्यान से, सारा बोरोन जो यहाँ पर था मेरा कोलेराइट में, वो सारा यहाँ आ गया, सारा का सारा बोरोन कहाँ है भाई, ये मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर, ये देखो। अब ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट को सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेट करते ही क्या होता है, जो कुछ कम सॉल्युबल होते हैं फटाक से क्रिस्टलाइज फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। ये आपका तुरंत क्या होगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म में बाहर आ रहा है, और ये अभी भी फिल्ट्रेट में। अब इसके अंदर पास करते हैं अपन CO2 गैस। CO2 गैस करते ही ये वापस से कन्वर्ट होना शुरू होता है किसमें, Na2B4O7 प्लस Na2CO3 में। ये से Na2B4O7 को फिर से क्रिस्टलाइज फॉर्म में निकाल लेते हैं, और ये Na2CO3 जो बचा उसका रीयूज कर लेते हैं वापस। तो इस तरह से कोलेमेनाइट में से जितना भी बोरोन था उसको हमने बोरेक्स में कन्वर्ट कर लिया। अभी बोला था ना मैंने बोरेक्स। अब बोरेक्स के आगे की स्टेप आपको पता है। इस बोरेक्स में कंसंट्रेट H2SO4 डाल देंगे, क्या बनेगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, क्या बनेगा, B2O3। B2O3 को लीके काका ने मांगी अलमारी, तो लीके काका ने मांगी अलमारी वाले रिएजेंट एलिमेंट डाल देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बोरोन। क्या बनेगा, बोरोन। तो इस बोरेक्स से कैसे बनेगा बोरोन, वो स्टेप मैं अभी आपको बता चुका हूं फर्स्ट में, ठीक है, इसीलिए आपको याद करवाई थी, कनेक्टेड है दोनों, याद हुआ। चलिए 1 मिनट का समय इसके लिए देता हूं, फटाफट याद करिए, इससे JEE एडवांस का पैराग्राफ बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा एग्जामिनर बनाएगा तो पैराग्राफ लेगा इसमें से, यानी 13th ब्लॉक में से अगर सवाल है तो वो फिक्स है, कहां से आएगा ये कंफर्म है। अगर कोई पैराग्राफ बनाना है तो यही पैराग्राफ बनता है, इसके अलावा नहीं। तो अच्छे से याद करिए। चलिए अभिषेक कुमार सिंह, आप डाइबोरेन अभी आएगा बेटा, डाइबोरेन आएगा तो पेंथेनॉल की रिएक्शन भी पढ़ा देंगे आपको। मैंने कहा ये याद करो, अभी यही डिस्ट्रक्शन होता है, हम पढ़ ये रहे हैं, हमारा दिमाग डाइबोरेन में जा रहा है, तो कैसे याद करोगे। अभिषेक जी आपको मेरी बात समझ में आई, प्लीज़ माइंड मत करिए, आप बस इसे लर्न करिए फटाफट, और अगर आपको याद हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ जल्दी। निकिता जी थैंक यू, आपको भी थैंक यू, आपका भी डेडिकेशन है, आप पढ़ रही हैं, बहुत बड़ा डेडिकेशन चाहिए पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए, वो भी छुट्टियों में, जब लॉकडाउन है, वो भी जब कोई काम नहीं कर रहा है तो आप काम कर रही हैं, ये कितनी बड़ी बात है। थैंक यू आपके लिए भी। चलिए याद हो गया है, पार्थ सेठिया ने लिख दिया है। पार्थ वैसे रेगुलर स्टूडेंट है, कई बार मैं नाम देख चुका हूँ, वेरी गुड। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो मुझे लगता है एक दिन आप एक मैसेज करेंगे कि सर मैं IIT में सेलेक्ट हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं, वेरी गुड, स्टार्ट।
तो ये हमने सेकंड वाला पढ़ा। वापस से शुरू करते हैं, याद कीजिए क्या हमने कहा था कि बोरोन बनाने की 3 प्रिपरेशन है। पहला बोरिक से, दूसरा कोलेमेनाइट से, तीसरा बोरिक एसिड से। तो थर्ड स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन यार मजा नहीं आ रहा यार, पता नहीं आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे सुस्त सुस्त बैठे हो, फिर से लेटे हुए हो। कई बच्चे तो अभी भी लेटे हुए हैं। मैंने मना किया था ना कि लेटना नहीं है, हैं? मैं नहीं पढ़ा रहा बोरिक वाले, नहीं मैं नहीं बताऊंगा बोरिक वाली। बोरिक थर्ड वाली मैं नहीं बता रहा। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी बात कैसे सुनूंगा? मजाक कर रहा था। बोरिक एसिड वाली इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अरे अभी तो बताया था हाई टेम्परेचर दे दो, हाई टेम्परेचर देते ही B2O3 बन जाएगा। B2O3 का रिडक्शन ली के काका ने मांगी अलमारी से करा दो, बोरोन बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप तो ऑलरेडी याद था आपको, इसलिए मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा था क्लास में होने वाली किसी बात को आप प्लीज पर्सनली ना लें, ठीक है, व्यक्तिगत ना लें। ये कक्षा में होने वाला सिर्फ एकमात्र मनोरंजन का साधन है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप भी याद हो गया। इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलते हैं, 30 सेकंड वापस से। चलिए शुरू करिए फटाफट। अमर सक्सेना, आई कंफ्यूज्ड व्हाई? जल्दी बोलो क्या कंफ्यूजन है भाई? अमर सक्सेना जल्दी बताइए। हर्ष नाटा, क्या बात है नाटा जी, पहचान गए आप? बुरे? अगर बुरी है तो लिख के बता कि हाँ सर बुरिया ही हूँ। हर्ष नाटा का कॉमन नाम है बुरिया, N*2। तुषार त्यागी, सर बीटेक करे हुए हो गए अभी, वेरी गुड, तब भी मजा आ रहा है। ये आपका प्यार है बेटा। चलिए याद हो गया है। कराटे किड, वेरी गुड। आप कराटे किड भी बैठा है, गजब। बुरे नहीं बोला ना, बुरे ने। चलिए आगे बढ़े। अब ये आ गए प्रिपरेशन ऑफ बोरोन। अब आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन जो है वो बोरोन की हमें पढ़नी है। तो ये थोड़ा हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़ों में लाइक जैसे पहला रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। बोरोन की अगर मैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है, लाइक कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाऊं, थोड़ा नोट ध्यान से देखिएगा। बोरोन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये होते हैं सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है, इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं, और डिटेल में ढंग से मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा भाई? सॉल्ट के अंदर। आप टेंशन मत लो, पढ़ा दूंगा मैं। तो ये आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इनसे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं कि ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह प्रभा ही टूटी होगी आज आऊं। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो जनरली हाइड्रोजन के नीचे होंगे, की पॉइंट दे रहा हूं। और जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो कभी भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। चलिए की पॉइंट क्या दिया,
नॉन मेटल जितने होंगे वो हाइड्रोजन से नीचे होंगे, और जितने भी हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। आप देखो, आप खटाखट कॉपर की अगर मैं डाइल्यूट HCl से कराऊंगा तो रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। कॉपर की अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो होगी? नो रिएक्शन। कंसंट्रेट से नो रिएक्शन। खटाखट आप आंसर दे सकते हैं, खट सारे जितने भी लिखे हुए हैं। क्लियर? ये सब सॉल्ट के अंदर आएगा। बोरोन प्लस ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 जब लेते हैं तो रिएक्शन में NO2 बनती है और एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो NO2, इसी तरह से कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो SO2। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या बना? NO2। कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या बना? SO2। और ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, तो ये ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। अगर ये ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज करके ले जाते हैं एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। कहां ले जाते हैं जल्दी बताओ? एक। और आपको पता है एक फॉर्म क्या होती है? जैसे बोरोन, बोरोन का एक एसिड कौन सा है? बोरिक। आंसर क्या बनेगा? बोरिक। क्या बनेगा? बोरिक एसिड। क्या बनेगा? बोरिक एसिड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बोरोन प्लस ये ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है ना। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स दो होते हैं जनरली, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो मैं बोलता हूँ ना दो होते हैं, ये हमारे सिलेबस वाले होते हैं। इसका मीनिंग सिंपल ये निकालें ताकि आप और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ये दो रिएक्शन हो गए, तो चार रिएक्शन आपके सामने हो गए। जल्दी जल्दी बताएंगे, सब बोलेंगे एक साथ मेरे साथ। चलिए, बोरोन प्लस डाइल्यूट HCl, बताओ फटाफट रिएक्शन करेगा क्या? हाँ नहीं, वेरी गुड। बोरोन प्लस डाइल्यूट HCl के बाद कंसंट्रेटेड HCl, नो, वेरी गुड। डाइल्यूट H2SO4, क्या सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। नो, वेरी गुड। अगला कंसंट्रेट H2SO4 से करेगा क्या? बोलो हाँ या ना? यस। क्या बनाएगा? एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड यानी बोरिक एसिड प्लस SO2। जल्दी बोलो सब मेरे साथ, क्या बनाएगा? एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड प्लस, जल्दी बोलो। वेरी गुड। और अगर कंसंट्रेट HNO3 से करना है तो NO2 प्लस एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड मतलब बोरिक एसिड। क्लियर? तो यहां तक आपको चार रिएक्शन याद हुई है, सॉरी 5। अगला देखिए, बोरोन प्लस वाटर। फिर से की पॉइंट, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी होते हैं वो वाटर के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट और आएगा आगे कि आयरन तक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं वाटर से नॉर्मल कंडीशन पर या पानी को गर्म करके। ठीक है, पानी को, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। लेकिन आयरन के नीचे वाले जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो। तो बोरोन प्लस वाटर नो रिएक्शन। अगर बोरोन प्लस हॉट वाटर लिख दिया तो नो रिएक्शन। लेकिन अगर एलिमेंट को आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, यानी कि एलिमेंट को कर दिया आपने रेड हॉट और वाटर, तो रिएक्शन आपके हो जाएगी। समझ गए आप? और B2O3 बन जाएगा। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बोरोन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बोरोन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। बोरोन अगर रेड हॉट लेते हैं आप यानी हाई टेम्परेचर वाला तो रिएक्शन कर जाएगा। किसके साथ? पानी के साथ। इसी तरह से बोरोन अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो बोरोन, ये NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये बनाएगा आपका बोरिक एसिड और वो NaOH से रिएक्ट करके बनाएगा आपका सॉल्ट। ये रिएक्शन होती है सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2। नाम क्या है इसका? सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2। क्लियर? एक रिएक्शन होती है जनरली अगर कोई नॉन मेटल, आप समझ रहे हो बात को, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन से रिएक्शन करता है तो इस तरह की रिएक्शनें आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें अगली, बोरोन प्लस मेटल। अब मेटल में हमने लिया जैसे क्रोमियम, तो क्रोमियम बोराइड बनेगा, और मैग्नीशियम लिया तो
ये बनेगा, ठीक है। तो अगर हम कोई भी आपका एलिमेंट लेते हैं, लाइक क्रोमियम जैसे अपन ने लिया, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप उस मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, बोरोइड्स। क्या बनेंगे, बोरोइड। और ये बोरोइड बहुत हार्ड होते हैं, इनकी जो हार्डनेस होती है वो कई बोरोइड्स की हार्डनेस तो टच कर जाती है, डायमंड की तरह की हार्डनेस, डायमंड तक पहुंच जाती है उनकी हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मेटल के साथ भी रिएक्शन हो गई। चलिए, वाटर के साथ याद हो गई, NH के साथ याद हो गई, मेटल के साथ याद हो गई। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल, अब नॉन मेटल में पहला आता है O2। आप सब पता है O2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, B2O3। सल्फर से करेंगे तो क्या बनेगा, B2S3। नाइट्रोजन से करेंगे तो क्या बनेगा, BN। इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बन से करेंगे तो क्या बनेगा, B4C, बोरोन कार्बाइड। और अगर हेलोजन से करेंगे तो क्या बनेगा, BX3, ठीक। ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हो गई। ऑक्सीजन से कराया B2O3, सल्फर से कराया B2S3, N2 से कराया BNX, बोरोन नाइट्राइड या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आएंगे अगले टॉपिक पे, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। इस पर आएंगे अपन कंपाउंड्स ऑफ बोरोन पे। अब बोरोन प्लस वाटर, B2O3 प्लस H2, ठीक है, ये तो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। और X2 की रिएक्शन कराई तो क्या बना, BX3, हैलाइड, ठीक। ये याद करो, चलो जल्दी से फटाफट। हाँ, वो Mg के साथ वाली नहीं दिख रही थी इसलिए मिटा दी, मैग्नीशियम बोराइड बनेगा। ये नहीं समझ में आया उत्कर्ष पाटिल, आपने नो लिखा हुआ है। ये नहीं समझ में आया गौरव गुप्ता, सोनाक्षी, ये याद नहीं हुआ क्या, एक बार दोबारा से कमेंट करिए, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं थे। अब ये जो आप B4O3 देख रहे हैं, ये एक कार्बाइड है, ठीक है। और इन कार्बाइड के बारे में अभी अपन जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई है इसमें, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। आप नोट डाउन भी कर लीजिए चाहो तो। B4C का यूज कहाँ करते हैं बताएं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। कहाँ करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर। कोई भी इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इंटरस्टिशियल, उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एलिमेंट की 0 मानी जाती है, ठीक है। ये हम अभी आगे आएगा एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के नाम से, वहां पर लिखा होगा, बताया जाएगा कि भाई इनकी जितने भी है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कमेंट क्या होता है। NH3 के साथ भी BNX देता है सर, ये अभी आएगा बेटा, ये आगे आएगा B2S6 में, ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू। मुझे लगा नो का मतलब कि इतना सारा नो इसलिए आया कि समझ में नहीं आई, तो क्वेश्चन का आंसर है नो, वेरी गुड। तो इसी के साथ आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। और अगर हुआ तो मैं चाह रहा हूँ कि 15 मिनट थोड़ा सा और अपन इसको एक्सटेंड कर लें, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करवा सकूँ। अगर आप अभी आज्ञा दें और आपको लगता है कि नहीं सर 15 मिनट्स और, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, वैसे तो मेरी इच्छा है, पर अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइए, लिख के दीजिए कि नहीं सर रहने दीजिए या आगे बढ़ाऊँ। फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी। आदिश त्यागी कहते हैं सर रोज लो। स्वागत माहेश्वरी कहता है बाय सर, ओके बाय। 15 मिनट मोर, आदिश त्यागी। साकेत जोशी 1 घंटा और, नहीं बेटा अगर ऐसा होगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, मैं 15 मिनट एक्सटेंड कर लेता हूँ। पार्थ सेठिया,
आप बहुत आगे जाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान दें। वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड। 15 मिनट मोर। उत्कर्ष पाटिल 10 मिनट, वेरी गुड। यस शुभम, मोटिवेशनल क्लास भी लेंगे बेटा। चलिए एक काम करते हैं कि अपन नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसके अंदर हम पहले ही अनाउंस कर देंगे कि आज 10 मिनट हम ज़्यादा पढ़ाएंगे, ताकि जो बच्चे अगर पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ताकि ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसके अंदर हम 15 मिनट्स आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के बैठें। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।